बच्चों, अभी हम आज करने वाले हैं FST 15 का डिस्कशन और उसमें हम पेपर 1 को लेके आए हैं और पेपर 1 में भी सब सवाल नहीं कर रहे, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो कर रहे हैं। तो इसमें से कौन कौन सवाल हमने किए हैं वो बताया। तो सबसे पहले पहला सवाल किया है, अच्छा सवाल है। और दूसरा सवाल भी हमने किया है, दूसरे में ऑप्शन डी अच्छा है, थोड़ा ऑप्शन डी ठीक है। थर्ड सवाल हमने किया है, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है, फोर्थ नहीं किया, फिफ्थ भी नहीं किया, सिक्स्थ किया है बच्चों, सेवंथ किया है, एट्थ थ्योरेटिकल सवाल है ना। एट्थ में बस आपको डाटा पता होना चाहिए। आप अभी सुन लीजिए, वैसे बता देता हूँ कि जब मान लीजिए कोई भी वेव फिक्स्ड एंड से, मतलब कोई भी प्रेशर वेव है, मान लीजिए फिक्स्ड एंड से जब टकरा के आएगी, जैसे मान लीजिए क्लोज पाइप से जब टकरा के आएगी, तो उसमें चेंज नहीं आता फेज में। अगर वहाँ पे कंप्रेशन है तो वापस रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और अगर आप बात करेंगे फ्री एंड की, तो फ्री एंड में फेज में चेंज कितना आता है आपके पास में, पाई का चेंज आता है फ्री एंड के अंदर मैं बता रहा हूं। तो वहां पे क्या होगा, अगर आपके पास में टकरा के आएगा, तो अगर आपने वहां पे कंप्रेशन को भेजा होगा तो वापस क्या आएगा, रियर फ्रैक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? तो उल्टा है थोड़ा सा, फिफ्थ से अगर टकरा के आएगा तो अगर कंप्रेशन में है तो कंप्रेशन ही आएगा। और अगर आप ओपन ट्यूब की बात करेंगे, तो अगर आप कंप्रेशन है तो वहां पे रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगा, रियर फ्रैक्शन आएगा। आप इजीली इसको समझ सकते हैं, आप थोड़ा सोचिएगा, आपको जवाब भी मिल जाएगा इसको। तो एट्थ हमने कर ही दिया अभी, और छोटी मतलब सिंपल था। प्रॉब्लम नंबर 12 एक्चुअली क्या था, स्टार्टिंग में ये सवाल गलत था ना, तो इसमें लेक का आप सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन थोड़ा सा पता नहीं क्या उसने गलत कर रखा है उसके अंदर। फिर हमने एरिया ऑफ बेस दिया 2/√3, उससे भी आंसर नहीं आएगा। आपका आंसर सही आएगा 1/√3 से शायद। अगर आपका इसमें एरिया ऑफ बेस होता ना 1/√3, एरिया ऑफ बेस 1/√3, तब शायद सही आ जाएगा। मैं चेक करके बताऊं क्या आपको, √3 डिवाइड बाय 2, हाँ एरिया ऑफ बेस अगर 1/√3 होता तब आपके ऑप्शंस मैच करेंगे ना। तो हम इस वाले सवाल को हटा रहे हैं। वो मैंने सोचा पर वो मुझे ध्यान नहीं रहा कि वो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट उसके सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। मैं चाहता भी जैसे सॉल्यूशन में किया हुआ वो सही हो जाए, पर वो सेंटर ऑफ मास का लिखा हुआ था तो मुझे √3 दे देना चाहिए था, मेरी गलती से 2√3 दे दिया। तो हम 12 नंबर प्रॉब्लम को हटा रहे हैं ना इससे। 13 हमने किया है, इसका भी सोल्यूशन गलत है, बहुत सारे सोल्यूशंस बहुत गलत है इसमें, सोल्यूशन आंसर। तो 13 हमने किया है बच्चों, ठीक। 12 को हमने हटा दिया, 13 हमने किया है, 14 हमने किया है, 14 अच्छा सवाल है। और उसके बाद में हमने 18 किया है, 18 भी अच्छा सवाल है। तो इतने सवाल बच्चों हमने इसमें किए हैं। आइए अब शुरू करते हैं 1 बाय 1 सभी सवाल को, जो जो हम ले रहे हैं उनको। पेपर जो आपके पास फर्स्ट पेपर था, उसका फर्स्ट सवाल देख रहे हैं, अच्छा सवाल है। मैं 2 अप्रोच से इसको करूंगा, एक अप्रोच से मैंने कर रखा है वो आप देख लीजिए। मुझे पहली बात तो ये समझ में आया कि अब की बार जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कुछ यहाँ पे होगी, कहीं पे यहाँ पे होगा। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे आपके पास में जब हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है तो ऐसे वाला केस होता है ना, ऐसे वाले में तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। अब की बार आपको ऐसे क्यू और एमजी लग रहा है, तो इस पेंडुलम का जो इक्विलिब्रियम होगा वो यहाँ पे होगा। अब फिर सवाल में क्या बोला गया, इसको वर्टिकल करके ऐसे रोटेट करवा दिया, ऐसे रोटेट करवा, तो क्या होगा बच्चों, ऐसे एक मोशन होगा, ऐसा मोशन होगा। अब देखिए जो यहाँ पे हम पढ़ते थे, ऐसे आपके जो कोनिकल पेंडुलम हुआ करता था जब हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता था, सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, पर अब क्या ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे किसी एंगल पे मूव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस वाले केस में क्या करना है हमें, तो हम ये करेंगे भाई, इस डायरेक्शन का एफ नेट जो आपके पास में है, इस डायरेक्शन का जो एफ नेट दैट इज mv²/r, और इस डायरेक्शन का जो एफ नेट है वो आपके पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये 2 फिनोमेनन में काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एंगल वैंगल मेंशन कर लिए, फोर्स दिखा दिया QE और FG, थीटा एंगल वैंगल आप देख लीजिए, ये वाला एंगल थीटा, इसको थीटा माना तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन की नेट फोर्स 0 करनी है, तो इस तरफ का फोर्स आ रहा है t cos थीटा, ये t cos थीटा, नीचे तरफ क्या आ रहा है QE sin थीटा, ठीक है, और इधर mg का एक कंपोनेंट आएगा दैट इज mg sin 90 माइनस थीटा, दैट इज mg cos थीटा। आपने यहाँ पे क्या किया, cos थीटा डिवाइड कर दिया, t की वैल्यू आ गई QE tan थीटा प्लस mg। tan थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल इक्विलिब्रियम आपको ऐसा मिल रहा है ना, तो आप बोल रहे हैं सर जी इधर फोर्स QE लग रहा है, इधर mg लग रहा है, तो आपके इक्विलिब्रियम आ रहा है वो कुछ ऐसा एंगल बना रहा होगा। यहाँ पे 2 फोर्सेस आपके पास में, एक QE और एक mg। इक्विलिब्रियम जब आ रहा होगा आपके पास में, तो इक्विलिब्रियम का एंगल देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, यहाँ पे QE यहाँ पे mg, जो t होगा वो इस तरफ होना चाहिए आपके पास, तो ऐसा एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल आपने थीटा माना, ये वाला एंगल थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ से tan थीटा आ गया QE/mg। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पढ़ते हैं कि भाई साहब अगर सिंपल पेंडुलम में इतना इतना ऐसे फोर्सेज हैं तो इक्विलिब्रियम से कितना एंगल बनाएगा, सॉरी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा वो देख लिया आपने। ये वाली वैल्यू बच्चों आपने यहाँ पे पुट कर दी, ये एक्सप्रेशन आ गया, टेंशन का। क्लियर? सेकंड इक्वेशन हमने क्या लिखी, सेंटर की तरफ नेट फोर्स को कितना कर दिया, mv²/r। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या, QE की वजह से QE cos थीटा, इसकी वजह से mg, ये QE cos थीटा इस तरफ है,
टेंशन का कंपोनेंट इस तरफ आएगा तो क्यू ई कोस थीटा प्लस टी साइन थीटा, सेंटर की तरफ आ गया। ये एम जी आ गया आपके पास में, एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ आ गया, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है बच्चों? अब ये दोनों वैल्यूज बराबर है, आप चेक कर लीजिए, वैल्यू पुट करके देखिए आप, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू बराबर आएगा। तो यहां से आपके पास में आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली रेडियस है, ये रेडियस है, ऐसा सर्कल है, तो ये बच्चों ये लेंथ एल है, तो ये एल कोस थीटा, ये कितना एल साइन थीटा, तो आर हो गया एल साइन थीटा। आपने क्या लिखा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा। सही है ये एक्सप्रेशन? अब आपने कुछ नहीं किया, आप एल साइन थीटा को इधर लेके चले गए तो क्या बन जाएगा, टी एल साइन स्क्वायर थीटा। टी की वैल्यू बच्चों यहां से उठा के यहां पुट कर दी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, एम बी स्क्वायर वैल्यू निकाली, ये आ गया। पर ये थॉट जो ऐसे मूव करेगा ये अपने आप में अच्छा है। ये तो हो गया बच्चों मेथड 1। मेथड 2 में आप क्या कीजिए, मैं आपको बताता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं ना, यहां पे इसको मिटा देता हूं। मेथड 2 में आप क्या कीजिए, जैसे कोनिकल पेंडुलम पढ़ते थे वैसे ही कीजिए। आपको कोनिकल पेंडुलम याद है कैसा हुआ करता था, ऐसे करके ऐसे हुआ करता था, यहां पे ऐसे कुछ, ये वाला एंगल थीटा। बस जो जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव वो कितना मान लीजिए, जी इफेक्टिव हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय ये एफ नेट आ गया ना आपके पास में, डिवाइड बाय एम। क्योंकि यार अब ऐसा मतलब कि ये एक ऐसी धरती है जहां पे जी इफेक्टिव इस तरफ लग रहा है, तो क्यों ना हमने इसी को मतलब इस वाले पेन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से देखें तो हमें ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है? दुनिया थोड़ी टेढ़ी मान लीजिए आप। तब यहां पर यहाँ पे जी इफेक्टिव बदल के जो नीचे की तरफ जी इफेक्टिव था, मतलब ये वाली डायरेक्शन है, पर हमने इसको मतलब हमारी दुनिया ऐसी मान ली कि वो ऐसे है, तो अब आप इसको जी इफेक्टिव ऐसे ट्रीट कर लो। अब ये सवाल बिल्कुल सिंपल पहले जैसा होता है वैसा वैसा हो जाएगा। कैसे करेंगे आप, इधर टेंशन मान लीजिए, ये वाला इधर थीटा हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी इफेक्टिव। सही। और फिर आप सेकंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा। काम कर लीजिए, इससे सीधा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये आपको एडवांस थिंकिंग है कि आप समझ पाएंगे भाई साहब ऐसे प्लेन को हम ऐसे लेके डील कर लें तो सवाल ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो अच्छा सवाल था, क्रिएटिव सवाल था, आपको सोचना भाई साहब पेंडुलम ये जो आपके पास वर्टिकल सर्कल कैसे, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल सर्कल भी नहीं है, ये थोड़ा टिल्टेड सा है, तो ये कोनिकल पेंडुलम किस तरीके से बनेगा ये सोचना अपने आप में अच्छा था। ठीक है बच्चों, आप इसको देख लीजिए। बच्चों हम अभी पेपर 1 का सेकंड सवाल कर रहे हैं। ऐसा डायग्राम है आपके पास और ये कंडीशन बोली गई है, ये कंडीशन है आपके पास में कि क्यू ए से बी में जो हीट सप्लाइड और वर्क डन है उनका सम 0 है। सबसे पहले ऑप्शन में से आपसे पूछा गया मोलार हीट कैपेसिटी, तो मैंने क्या फर्स्ट लो यूज किया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और आप जानते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास वर्क डन है उसको माइनस ऑफ डेल्टा क्यू लिखा जा सकता है, वर्क डन को लिखूंगा माइनस ऑफ डेल्टा क्यू, तो ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 2 डेल्टा क्यू डेल्टा यू। अब डेल्टा यू होता है एनसीबी डेल्टा टी और डेल्टा क्यू को लिख दिया एनसी डेल्टा टी, और ये सी हमें निकालना है, तो यहाँ पे आ गया CV/2 5/4, तो ये पहला ऑप्शन तो हो गया, मैच कर रहा है। सेकंड में आपसे पूछा गया बताओ हीट सप्लाइड कितना हो प्रोसेस में, तो मैंने बोला मुझे इस प्रोसेस का सी पता है, तो क्यों ना NC डेल्टा टी डायरेक्टली लगा देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो आपने लिखा NC, अच्छा सी कितना है इस गैस का 5/4, तो लिख दिया यहाँ पे 5/4। डेल्टा टी निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर कितना, दैट इज 6 P0 B0 डिवाइड बाय R, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, और इनिशियल कितना -4 P0 V0 डिवाइड बाय R, तो नेट कितना है आपके पास 2 P0 V0 बाय R। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाली टर्म आ जाएगी, तो ये डेल्टा क्यू भी मैच कर रहा है। सी अपने आप में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, सी मुझे अच्छा लगा। सी में आपसे ये बोला गया भाई साहब ये बताइए कि इसका टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ रहा है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है घट रहा है, उन सब पे क्या है, तो उसके लिए भी हमने इसी का यूज किया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में था ये हमेशा होता है NCV डेल्टा टी, अगर इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगी, समझ में आ जाएगी बात, तो अपने आप डेल्टा टी समझ में आ जाएगा, इसी वजह से हम इस एक्सप्रेशन पे गए। अब मुझे पता है वर्क डन किसके बराबर है आपके पास, आप डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो यहां पे लिख दिया ये माइनस वर्क डन, ये इधर आ गया, तो ये ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। अब आप देखिए आप ए से बी अगर जा रहे हैं तो कोई भी इंटरवल में अगर आप देखें तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, और अगर वर्क डन वाली टर्म आपके पास में नेगेटिव आएगी तो डेल्टा यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा बच्चों तो टेम्परेचर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आप इस वाली चीजों को और भी बेसिक चीजों से सोच सकते हैं, आप मतलब इनिशियली आदमी इस थॉट पे नहीं जाता, आप कुछ और सोचेंगे तब भी आप अगर उसमें एक्यूरेट सोच रहे हैं तब भी आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो सेकंड सवाल हम यहां पे खत्म करते हैं, आप इसको देख लीजिए, छाप लीजिए। बच्चों पेपर 1 का थर्ड प्रॉब्लम बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में बोला गया दो मासेस हैं M1 और M2, इनको ऐसे हैंग किया गया और इसको कुछ वेलोसिटी दी गई है, आपने इधर ऐसे कुछ V0 वेलोसिटी दे दी। अब आपसे पूछा गया बताइए एक्सेलरेशन M1 कितना होगा और M2 कितना होगा। तो एक बात आप समझ जाइए कि भाई साहब अगर आप इसको वेलोसिटी देंगे तो इसमें टेंशन बढ़ेगा,
इस रस्सी में टेंशन बढ़ेगा, अगर इस रस्सी में टेंशन बढ़ेगा आपके पास में तो ये कुछ आगे आएगा। तो ये बात तो भाई साहब फाइनल है आपके पास में कि ये सेटअप मूव करेगा। तो मान लेते हैं इसका एक्सेशन कुछ इधर है और इस वाले ब्लॉक का एक्सेशन कुछ नीचे की तरफ है। अब दिक्कत ये होगी भाई साहब, पहले जब इसकी लेंथ L थी तो L के हिसाब से मूव करता, पर ये वाली लेंथ तो बदलती जा रही है, तो बदलती जा रही है तो रेडियस भी आपके पास से बदल रही है, तो हमें दिक्कत हो रही है इक्वेशन लिखने में। तो हमने क्या किया, अगर ये लेंथ बदल रही है तो हम इस लेंथ को सबसे पहले कांस्टेंट बनाते हैं। कैसे कांस्टेंट पता है, हम यहां पे इस रस्सी के ऊपर बैठ गए, विद रिस्पेक्ट टू रोप हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो आप सबसे पहले m1 की इक्वेशन लिखिए, m1 की इक्वेशन, ये m1 की इक्वेशन क्या बनेगा, इधर t लग रहा है, पीछे माइनस म्यू एम जी लग रहा है आपके पास, और ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में m1a। आपको बोला गया इनिशियली सेटअप रेस्ट में था, इसका मतलब क्या था, और लिमिटिंग कंडीशन थी, तो ऐसा कुछ बन रहा था आपके पास में इनिशियली ऐसी कुछ कंडीशन बन रही थी। फिर आपको बोला गया कि मूव करवाया तो टेंशन कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी इक्वेशन लिखता हूं मैं, इसकी इक्वेशन अब इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं। अब भाई साहब ये रस्सी का ये वाला एंड नीचे मूव कर रहा था A से, तो इस पे सूडो किस तरफ रहेगा, अगर आप M2 का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे M2 का, तो इस पे नीचे की तरफ तो लग रहा है M2G, ऊपर की तरफ लग रहा है बच्चों टेंशन, और एक सूडो लग रहा है आपके पास में M2A, दिस इज सूडो। क्यों, क्योंकि आप स्ट्रिंग के ऊपर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप इस लिखेंगे T प्लस M2A माइनस M2G इज इक्वल टू M2V स्क्वायर डिवाइड बाय L। अब लिख सकता हूं बिकॉज अब मैंने स्ट्रिंग को रोक दिया। अब आप यहां से रिजल्ट्स आप निकाल लीजिए, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। आइए थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं। पहले तो ये G और ये G साफ हो रहा है आपके पास में, तो आप म्यू M1 इज इक्वल टू M2 यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे, एक्सीलरेशन ऑफ M1 पूछा गया, एक्सीलरेशन ऑफ M1 पूछा गया, तो T की वैल्यू पुट करता हूं बच्चों, तो यहां पे बना M1A प्लस म्यू M1G प्लस M2A माइनस M2G इज इक्वल टू M2V स्क्वायर बाय L बन गया। अब आप देखिए म्यू M1G M2G के बराबर है, तो ये वाली टर्म साफ हो गया आपके पास। तो यहां से जो A की वैल्यू आई दैट इज M2V स्क्वायर बाय L डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अभी यहाँ पे M1 M2 टर्म नहीं है आंसर में, तो आप हटा दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, M2 को लिख सकते हैं म्यू M1, M2 क्या लिख सकते हैं म्यू M1, तो यहाँ पे बच जाएगा म्यू V स्क्वायर डिवाइड बाय L ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। ऐसा रिजल्ट कुछ आ रहा है क्या, म्यू V नॉट स्क्वायर, ठीक है, ए ऑप्शन मैच कर गया। फिर बात किया रेडियस ऑफ कर्वेचर का। बच्चों ये L रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, न्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ग्राउंड फ्रेम में चलते हैं। ग्राउंड फ्रेम में आप क्या लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे M2 है आपके पास, तो ऊपर की तरफ क्या एक फोर्स लग रहा है आपके पास में, T लग रहा है जी, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है आपके पास, M2G लग रहा है। ये दो ही फोर्सेस है आपके पास। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो इक्वेशन आपके पास आएगी दैट इज T माइनस M2G, दिस इज T माइनस M2G इज इक्वल टू M2V नॉट स्क्वायर बाय R। इस R की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम यहां से पहले T की वैल्यू पुट करते हैं। तो T की वैल्यू आपके पास आ गई म्यू M1G प्लस M1, और A की जगह आ गया म्यू V स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू प्लस 1, और ये L आ गया, क्लियर। ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए। तो आपके पास में म्यू M1 को लिख सकते हैं आप M2, म्यू M1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, M2 ना, तो ये तो बन गया M2G, ठीक है, और प्लस M2V स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू प्लस 1L इज इक्वल टू M2V नॉट स्क्वायर बाय L माइनस M2G है। तो ये से साफ हो गया आपके पास, तो यहां से ये L से L साफ हो गया, M2 से M2 साफ हो गया, तो दिस इज V नॉट स्क्वायर, ये से V नॉट साफ हो गया। ये सॉरी R था, ये R तो निकालना था ना आपको। तो बच्चों जो यहां से आपके पास में R आ रहा है, R इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई L, तो सी ऑप्शन मैच कर सकते हैं। तो आपको ये चीज देखना है कि भाई जब आपके पास में सेटअप मूव कर रहा है तो इसकी लेंथ ही L नहीं, L बदलता जा रहा है। तो पहले आपको एक्सेलरेशन वगैरह निकाल लेते हैं, फिर ग्राउंड फ्रेम में जाके जो आप इक्वेशन लिखेंगे तब वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। यहां मैंने R नहीं दिया। फिर ये रिजल्ट आपने जो डाटा इंटरप्रेट किया कि म्यू M1 को M2 लिखा, म्यू M1 को यहाँ पे M2 लिखा, वहां पे पुट कर दिया, तो ये वाले M2 जो आएगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये टर्म इसके साथ थी तो कैंसिल आउट होगी, ये टर्म बची, सोल्व किया तो आ गया। तो अच्छा सवाल था। लोग इस बात को पिक नहीं कर पाते हैं भाई साहब ये लेंथ बदलेगा, उनको लगता है लेंथ सेम रहेगा। इससे पहले एफएसटी में एक सवाल आया था, उसमें ऐसी लेंथ सेम रही थी बिकॉज उसमें मेंशन थी ये वाली बात। क्लियर, आप इसको देख लीजिए, अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिए, संभाल के रखिएगा इस सवाल को, रिवाइज करते वक्त आपको हेल्प करेगा।
हम बात कर रहे हैं पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 की। ऐसा कुछ सर्किट बनाया गया, सबसे पहले तो पूछा गया आपसे द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द इंडक्टर। तो आप याद कीजिए एलआर सर्किट में जो करंट की इक्वेशन आती है इट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये इक्वेशन आती है। ये आई नॉट क्या होता है आपके पास मैक्सिमम करंट होता है। आई नॉट क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम करंट। अब ये बताइए इंडक्टर को कब शॉर्ट करते हैं, कब ओपन करते हैं? तो मैंने बोला एट टी इज इक्वल टू 0 इंडक्टर को क्या करते हैं? इंडक्टर को ओपन करते हैं हम ना। और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, अगर आप t इज इक्वल 0 पे ओपन करते हैं, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इंडक्टर को क्या करते हैं बच्चों? शॉर्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इंडक्टर को शॉर्ट करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले मैक्सिमम करंट चाहिए, मुझे आई नोट की वैल्यू चाहिए। तो आई नोट की वैल्यू के लिए बच्चों मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। इसको शॉर्ट कर दिया तो अब ये कहानी थोड़ा आसानी है आपके पास में। इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2। इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों? 2, टोटल 4। तो सही बोल रहा हूं ना मैं? ये 3 6 18 और 9, ठीक है। ये 2 ओम और 2 ओम, टोटल 4 ओम हो गया आपके पास में। अच्छा 4 ओम हो गया। यहाँ पे 36 वोल्ट की बैटरी है, ये 36 वोल्ट। तो यहाँ पे आ गया बच्चों आपके पास 9 एम्पियर करंट आ गया, 9 एम्पियर। अब इसमें कितना जाएगा इसमें देखने के लिए, तो यहाँ पे जाएगा 6 एम्पियर, यहाँ पे कितना जाएगा 3 एम्पियर। सिमिलरली इसमें कितना जाएगा 3 एम्पियर, और इसमें कितना जाएगा बच्चों 6 एम्पियर। अब देखो यार यहाँ पे आया 6 एम्पियर, 3 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कितना जा रहा होगा 3 एम्पियर। मतलब आई नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास? आई नोट की वैल्यू है 3। तो मैंने इक्वेशन लिख दी आई इज इक्वल टू आई नोट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू बची। अब टाउ निकालने का क्या तरीका बताया था कि आप इंडक्टर को ओपन कर दीजिए। ओपन कर दिया, ए और बी पॉइंट मार्क कर दिए, ठीक है। अब आप बैटरी को शॉर्ट कर दीजिए, हमने बैटरी को भी शॉर्ट कर लिया। अब आप आर ए बी निकाल दीजिए, आर ए बी। तो आर ए बी देखते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे। अगर आप आर ए बी निकालने जाएंगे आपके पास, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ये 2 बन गया, ये और ये, सही है। ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे ना आपके पास में। आप आर ए बी निकालेंगे तो ये दोनों, क्योंकि पोटेंशियल इसका सेम है, सो फोल्ड कर दो। तो ये दोनों पैरेलल में, तो ये 2 बन गया, ये भी 2 बन गया। टोटल कितना बन गया? 4 बन गया। तो आर ए बी बन गया 4। तो टाउ कितना हो गया बच्चों? एल बाय आर। एल की वैल्यू कितनी है? ये तो ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। तो टी बाई टाउ की वैल्यू है 4। तो ऐसा एक्सप्रेशन बनना चाहिए आई का। बन रहा है क्या ऐसा? हाँ, ए में बन रहा है, तो आपके पास में ए ऑप्शन मैच कर गया। फिर आपसे बोला गया भाई डी में चलते हैं, करंट थ्रू R2 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्लोजिंग द स्विच। R2 आपके पास है बच्चों, ये वाली है। इससे कितना करंट जा रहा है? 3 एम्पियर जा रहा है। मतलब डी ऑप्शन भी सही हो गया। सबसे अच्छा जो पार्ट है वो है, आपसे ये पूछा गया कि पावर सप्लाई बाय द बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पावर पूछा भाई साहब बैटरी से, ठीक है जी। तो हमें टाइम मतलब किसी जनरल टाइम पे लिख के दिखाना है। तो ये सब करंट तो मिटा देता हूं, बिकॉज ये करंट कब है? टी इज इक्वल टू इनफिनिटी पे। इसको मिटा दिया। यहाँ पे इंडक्टर बना दो भाई, ये तो आपने इंडक्टर बना दिया, क्लियर। अब आपको क्या बच्चों, इससे करंट पता है आई, इससे करंट की वैल्यू पता है, ये रही आपके पास। सही है ये बात। अगर आप मुझे ये बता दें कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इंडक्टर के अक्रॉस, तो निकाल सकता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कितना आता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। आप ये सोल्व कीजिए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 3, और डी आई बाई डी टी करेगा तो बच्चे ये आ गया तेरे पास ई टू दी पावर 40, और यहां पे 12 आ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस है आपके से माइनस प्लस। अब आप चेक कर लो कैसा हो रहा है। तो आप देखिए, आपको समझ आता है करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, बिकॉज डी आई बाई डी टी बढ़ रहा है। ये आपके पास में क्या, ग्रोथ ऑफ करंट का सर्किट है। तो ये टर्म पॉजिटिव है आपके पास, आपको सिखाया गया ना। अगर ऐसे इंडक्टर है, आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉइंट ए है, तो वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वीबी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। समझ में आ रही बात? बिकॉज ये करंट की डायरेक्शन है, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, तो आप ए से भी जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, आप ये 36 वोल्ट है आपके पास, ऐसे कुछ मान लीजिए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, इसका नाम ए मान लो, इसका नाम बी मान लो। अब मेरा टारगेट ये भाई साहब बैटरी से करंट बताया जा सके, बैटरी से करंट बताया जा सके। अब कैसे निकालते हैं बैटरी से करंट? इसका 0 मान लो, ये 36 हो गया आपके पास, ये भी 36 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक। अब एक काम करता हूं, इसका पोटेंशियल कुछ x मान लेता हूं। तो इसका कितना होगा? x प्लस 12 ई टू दी पावर 40। अरे सही है, नोडल लगा दिया हमने इसका x माना, तो इससे इतना बढ़ रहा है। अब आप इसमें करंट की वैल्यू निकाल दीजिए। ये तो इनफिनिटी का करंट था, अब आप इसमें करंट की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मैं क्या करूं? इसका तो करंट पता ही, इसमें कितना जा रहा है करंट आपके पास। इसका नाम कुछ I1 बोल देता हूं, इसका नाम कुछ I2 बोल देता हूं, इसका नाम कुछ I3 बोल देता हूं। I3 पता है कितना है? 3 माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 40। I3 की वैल्यू, I1 की वैल्यू हम नोडल लगा रहे हैं। I1 की वैल्यू बच्चों चेक करो तो कितना आएगा आपके पास? दिस विल बी x बाय 6 प्लस 2 ई टू द पावर 40।
सही है, ठीक है। अब आप इसके अंदर ये निकालिए, I2 निकालिए बच्चों। I2 कितना आएगा आपके पास? I2 आएगा, यहीं पे कर देता हूं मैं इसको, प्लस I2 की वैल्यू आपके पास दिस विल बी x बाय, ये कितना ओम का है? 3 ओम का ना, दिस इज x बाय 3 और ये आ गया 4e⁴ और माइनस आ गया 12। क्लियर? सही है, इज इक्वल टू, यह टर्म आ गई 0। अब आप देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू मिल रही है आपको। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यार बच्चों ये वाली वैल्यू आ गई, ये 4 है और ये 6 है, तो टोटल ये बच गया 3 आपके पास ना। तो यहाँ पे और x में कितना टर्म बच गया? x में बच गया x बाई 2, सही, 6 एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये तो x बाई 2 की टर्म आ गई पूरी, ये और ये सोल्व कर दिया यहाँ पे ना। अच्छा, इनको सोल्व करें तो कितना आएगा आपके पास? प्लस 3e⁴ और यहां पे बच गया आपके पास -9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 6, दिस विल बी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 माइनस 6e⁴, ये x की वैल्यू है। क्लियर है? अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा देता हूं मैं इस वाले पोर्शन को। ये तो x की वैल्यू आ गई। अगर ये x की वैल्यू आ गई, अब आप करंट निकाल लो। आपको I1 और I2, मतलब आपको बैटरी से नेट करंट निकालना है। तो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू मुझे पता लगी कितनी है? 18 6e⁴। अच्छा, इसमें अगर आप 12 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास में? 18 प्लस 6e⁴, ये वाला 3 ओम है। अब आप करंट निकाल लीजिए, तो इसमें तो करंट आ रहा है आपके पास 6e⁻ माइनस 2e⁴, प्लस इसमें जो करंट आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा है 3 प्लस e⁴। तो टोटल आ गया आपके पास में, दिस इज आई नेट, बैटरी से आई नेट। तो आई नेट की वैल्यू बच्चों आ गई 9 माइनस e⁴। सही, ये पावर है। अगर सॉरी ये करंट है, आपसे पूछा कि पावर कितना होगा बच्चों? V मल्टीप्लाई आई करें तो कितना आ जाएगा? V की वैल्यू 36 है आपके पास, 9e⁻⁻40। माइनस मिस कर दिया क्या हमने? ये माइनस है ना आपके पास में, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस यहाँ पे रह गया, ऊपर से मिस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, हो गया। तो सवाल सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और ये आपको समझना कि भाई साहब बैटरी से कैसे करंट निकालते हैं, इसके लिए हमने ये सवाल डिस्कस किया। क्लियर है? आइए अब थोड़ा आगे और सवालों पर चर्चा करते हैं। हम कर रहे हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 7। इसे बोला गया हाफ रोड इसके अंदर सबमर्ज्ड है, ऐसे ही बोला गया। ये यूनिफॉर्म थिन रॉड AB 12 मीटर लेंथ, वेट है 24 kg रोड का, स्पॉटेड एंड B, इस वाले एंड का नाम कुछ B है, फ्लेक्सिबल राइट स्ट्रिंग, लेड वेट टू 12 kg, द रोड्स कैन फ्लो टू द रिवर हाफ 1 हाफ 1। तो ऐसा कुछ बताया गया कि ये सेटअप है। इस रोड का मास है 24 kg। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना लग रहा होगा? 20g बोल दूंगा इसको, 20g लग गया। और यहाँ पे कितना लग गया बच्चों? इस वाले पॉइंट पे लग गया 12g। ठीक है, ये दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, और जो सबमर्ज्ड पार्ट है उसके मिड पे लग जाएगा आपके पास FB। तो अगर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम टॉर्क की इक्वेशन लिख लेते हैं। टॉर्क की इक्वेशन अगर आप लिखने जाएंगे तो आपके पास आएगा 24, ये वाला एंगल कुछ है थीटा मान लीजिए, 24 L/2, और ये लेंथ कितनी आएगी आपके पास? कोस थीटा, ठीक, प्लस 12g L कोस थीटा, और यहां पे किसके बराबर होना चाहिए? FB 3L/4 कोस थीटा। सही, कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा साफ हो गया, L साफ हो गया आपके पास। तो यहां से तो बचा आपके पास 12g, 30, ये 12 है, टोटल है 24g ना, यहाँ पे टोटल 24, ये 12 हो गया, ये 12, टोटल 24g इज इक्वल टू 3/4 FB। तो ये 8 आ गया आपके पास। अच्छा, तो FB की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? FB की वैल्यू आ रही है 32, FB की वैल्यू इतनी आ रही है, मतलब ये होगा 320 न्यूटन। सही है ये बात? अब आप देखिए यार, ये तो हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे? FB प्लस T इज इक्वल टू 12g प्लस 24g। तो FB की वैल्यू कितनी है? 320, तो टेंशन कितना आ गया आपके पास? दैट इज 120 प्लस 240 माइनस 320, तो टेंशन आ गया आपके पास, दिस इज 40 न्यूटन। तो इसको क्या बोल सकते हैं? 4g बोल सकते हैं। सही है ये बात? तो अगर आप यहां मैच करेंगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 36g, गलत हो गया ये ऑप्शन। बी ऑप्शन बोला टेंशन इन स्ट्रिंग इज 4g, हाँ ये बात सही है।
वॉल्यूम ऑफ द रोड, वॉल्यूम ऑफ द रोड कैसे चेक करेंगे? बाय एंड फोर्स पता है आपको, तो बाय एंड फोर्स क्या होगा? V/2, रोड का वॉल्यूम कुछ भी मान लो, तो ये V/2, रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई G इज इक्वल टू F बाय एंड। F बाय एंड कितना बच्चों? 320। यहाँ पे साफ हो गया, तो V की वैल्यू आपके पास आ रही है 50, तो 32 डिवाइड बाय 500 मीटर क्यूब, ऐसा कुछ आना चाहिए, पर इसमें तो कुछ और ही पता नहीं क्या कर रखा है, ये तो सही है ही नहीं। डी ऑप्शन में देखिए, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बाय एंड फोर्स इज पासिंग थ्रू सेंटर से, गलत बात। बाय एंड फोर्स जो आपके वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उसके सेंटर पे लगता है, तो यहाँ पे मिड पे जाएगा। तो बच्चों इसका एक ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन बी। आप देख लीजिए सवाल को। अभी हम 13 नंबर प्रॉब्लम कर रहे हैं, सॉल्यूशन में अलग तरीके से दिया हुआ है और आंसर भी वो गलत है, सॉल्यूशन सही नहीं लग रहा है, तो अपने इसका अप्रोच करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रिंग को काटेंगे तो आपको पता है वैसा इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका प्योर रोटेशन होगा। सबसे पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा कितना आ रहा है। अल्फा के लिए हमने क्या बोला भाई साहब, यहाँ पे ऐसे mg लग रहा है और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे mg L/2 sin 30 इज इक्वल टू ml² / 3 मल्टीप्लाई अल्फा। सही, m से m साफ हो गया, L से L साफ हो गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास? ये 3g/4, दिस विल बिकम 3g बाई sin 30 की वैल्यू हाफ पुट कर दी बाय 4l, ये भाई साहब आपके पास अल्फा आ गया। हमें क्या पूछा गया? हमें ये पूछा गया, इसका नाम कुछ C रखा गया, ये पूछा गया AC वाला पार्ट, ये AC रोड इस BC पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये हमें देखना है। तो मैंने क्या करा, BC के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकाला, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना आ रहा है वो देखता हूँ। तो एक्सीलरेशन इसका कितना आएगा? 3g/4l मल्टीप्लाई 2l/3, L से L साफ हो गया आपके पास, तो कितना आ गया बच्चों? ये दिस विल बिकम 2, ये 3 साफ हो गया, दिस विल बिकम g/2। सही है ये भाई, हमने इसका एक्सीलरेशन निकाला है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना है आपके पास? g/2, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा निकाल लिया, अल्फा के लिए क्या किया? mg L/2 sin 30 इज इक्वल टू ml²/3, m से m साफ हो गया, 3g/4l, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर आगे गए आप, ये 2l/3 नहीं आएगा, सॉरी ये 2l/3 नहीं आएगा, दिस विल, मैं सोचा कुछ अलग लग रहा है मुझे, तो यार 3g/4l, अच्छा इसकी जो लेंथ है यहाँ से वो कितनी हो जाएगी? 3l/4, तो ये एक्सप्रेशन बन गया भाई साहब 9g/16, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, आ गया। अब आप देखिए सीबी रोड को बना देते हैं, सीबी वैसे बना दिया, सीबी इसका एक्सप्रेशन से इस तरफ है। अगर आप ये वाला एंगल चेक करेंगे, ये वाला एंगल कितना है आपके पास? दिस एंगल इज 60, तो आपने बोला ये एंगल 60 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्लियर? एक्सीलरेशन पता है आपको, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है दैट इज 9g/16 cos 30, दैट इज √3/2। सही है इस डायरेक्शन का। ये वाला एंगल 60, तो ये वाला भी 60, तो ये ऐसा एक्सीलरेशन है आपके पास में, ये 30 में कंपोनेंट तोड़ दिया, तो ये आ गया 9g/16 cos 30, और नीचे आ जाएगा 9g/16 sin 30, दैट विल बिकम 32 मल्टीप्लाई हाफ। ये तो आ गया ay और ये आ गया बच्चों ax। क्लियर? अब देखिए ax के लिए तो कंप्लीटली वही रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ पे भी दो टेंशन बनाते हो, एक यहाँ पे T1 बनाए तो एक ऐसे ऊपर T2 बनाए तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? T1 की वैल्यू आपके पास में आ गई m मल्टीप्लाई ax, m की वैल्यू कितनी है? 16/9 पूरे का है, तो इसका कितना हो जाएगा? 8/9 इंटू 9g/16 3√3/2, तो ये 9 से 9 साफ हो गया, ये 2 साफ हो गया, तो यहाँ पे टेंशन भाई साहब आ गई आपके पास √3g/4 आ गई टेंशन T1। अब T2 निकालता हूं, इसको T2 नाम देते हैं, तो T2 के लिए क्या लिखेंगे आप? नीचे लग रहा है mg माइनस T2 इज इक्वल टू m, और a की जगह कितना आ रहा है आपके पास? 9g/32, दिस विल बी 9g/32। अब इसकी वैल्यू देखते हैं थोड़ा, m की वैल्यू पुट करते हैं 8/9g, 8g/9, अच्छा माइनस यहाँ पे भी आएगा 8g की जगह वो बाय 9 तो कट जाएगा, डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू T2, तो ये बन गया 4। तो T2 की वैल्यू बच्चों आपके पास में आई, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 36 का 8 चौक 32 माइनस 9 9g, 9g को बाहर ले लेते हैं, तेरी कितना आ रहा है सोल्व करके? 23 आ रहा है, तो कितना आ गया बच्चों? 23/36g, ये आ रहा है आपके पास में T2। और अगर आप नेट फोर्स देखेंगे F नेट, तो कितना लगेगा? √T1² प्लस T2। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो ये बनेगा ऐसा कुछ, और ये वाला बनेगा 40,
जब आप इसको पूरा सोल्व करें तो ये वैल्यू कुछ आती है 7.66, इतना न्यूटन आती है। तो आपको बोला गया नियरेस्ट इंटीजर, तो आप इसका आंसर 8 न्यूटन बोल सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो उसमें जो सॉल्यूशन है वो मुझे सही नहीं लगा, वो गलत 10 में आंसर ही 5 दिया हुआ है। ये होना चाहिए आपके पास में, ये ठीक है, छाप लीजिए। सवाल सिंपल है पर आपको सवाल समझ आना चाहिए सवाल पूछ क्या रहा है। पहले आप सवाल की लैंग्वेज पढ़ लीजिए बस ये ढंग से। सवाल में बोला गया कि जो रिवर फ्लो कर रही है वो इधर फ्लो कर रही है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। और ये जो आदमी है ये जैसे यहां से चलना शुरू करता है ए, और ये वाला पॉइंट हो गया इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट हो गया बी। ये हमेशा बी की तरफ मूव करके स्विम करता है, हमेशा बी की तरफ। मान लो कभी यहाँ पे पहुंच गया था ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे होगा सीधा मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि बस परपेंडिकुलर, जैसे पहले सवाल आया करते थे कि मैन इज ट्राइंग टू स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर, उसमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा था, ऐसा नहीं है। इसने बोला कि हमेशा बी की तरफ मूव कर रहा है ये। तो मैंने बोला कि जब ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तब इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ थी। अब मान लो थोड़ा सा आगे चला जाएगा रिवर की वजह से, कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा आपके पास। मान लो कितना एंगल मूव कर गया बच्चों, डी थीटा एंगल मूव कर गया, तो इसकी दो वेलोसिटी होगी। यहाँ पे भी दो वेलोसिटी थी, कौन कौन सी थी आपके पास? एक तो आपके पास रिवर की वजह से थी, यहाँ पे रिवर की वजह से इधर v थी, और ये वाली v होगी आपके पास। यहाँ पे पहुंचेगा तो रिवर की वजह से v, और ये वाली बच्चों इस तरफ होगी, इस वाली लाइन के लोग। तो ये वाला एंगल कितना आया आपके पास, डी थीटा आया। क्लियर? अब मुझसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना जस्ट आफ्टर स्टार्ट स्विमिंग। तो मतलब इसी कर्वेचर के आसपास, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा पाथ आ रहा होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो मैंने ये बोला कि देखो पहले वेलोसिटी एक ऐसी थी, एक ऐसी थी, दिस इज इनिशियल। अगर आप फाइनल देखेंगे इस वाले बंदे की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एक ऐसा v हो जाएगा और एक ऐसा v हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे आप? हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों क्या होता है आपके पास, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल बनाइए, पहले v फाइनल बना दिया ऐसे, इसमें माइनस वी इनिशियल कर दीजिए, एक ऐसा हो गया और ये वाला कुछ ऐसा हो गया। क्लियर? इसने इसको मार दिया, ये वाला एंगल कुछ डी थीटा है, तो ये बन गया v cos डी थीटा, और इधर बन गया v sin डी थीटा। तो ये तो एप्रोक्सीमेट बराबर ही है, वो छोटा एंगल है तो इसको तो आप हटा सकते हैं। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इस तरफ आ रहा है, दैट इज डेल्टा v किस तरफ आ रहा है बच्चों, दैट इज v डी थीटा आ गया आपके पास। छोटे से एंगल के लिए sin थीटा को आप डी थीटा लिख सकते हैं, और वो इस तरफ आ रहा है। पर हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv डिवाइड बाई dt। तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, v d थीटा बाई dt, और ये d थीटा बाई dt कैसा आ जाएगा आपके पास, ये है ना एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, तो d थीटा मतलब ये इस वाले एंगल को मेजर कर रहे हैं आप, तो d थीटा बाई dt क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल, दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। और आप यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैसा बोल सकते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो आप देखिए इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी में कुछ खास चेंज नहीं आएगा आपके पास। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, v बाई d, तो यही एंगुलर वेलोसिटी यहां पे आ जाएगी आपके पास। तो ये आ गया बच्चों v स्क्वायर बाई डी। सही है ये बात? अब देखिए जो नेट वेलोसिटी है आपके पास में, एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, और एक्सीलरेशन इस तरफ है आपके पास, कितना है, दैट इज v स्क्वायर बाई, या फिर इसका एक्सीलरेशन को a लिख दो। अब हम क्या करते थे, जब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता तो हम एक्सीलरेशन कंपोनेंट ब्रेक करते थे, किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन में। तो यहां पे तो आ गया ये √2v, दिस इज नेट वेलोसिटी। क्लियर? एक्सीलरेशन कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं, ये वाला एंगल 45 डिग्री आएगा, तो a cos 45, और यहां पे कितना आ गया, a sin 45। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वाला तो आपके पास में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम करेगा, ये सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, a sin 45 इज इक्वल टू m, दिस इज v स्क्वायर, v नेट का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक ही वैल्यू हमें पता है अभी निकाली थी, कितनी है, v स्क्वायर बाई डी, v स्क्वायर बाय √2d हो गई ये। ठीक है, इज इक्वल टू v नेट का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, दिस इज 2v का स्क्वायर डिवाइड बाय r, v स्क्वायर ने v स्क्वायर को मार दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गया, 2√2d, 2√2d। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये थॉट प्रोसेस जो था ना कि आप ये समझे यहाँ पे कि हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, तो उसमें कभी भी वेलोसिटी के कंपोनेंट हमेशा ब्रेक करने, सॉरी एक्सीलरेशन के कंपोनेंट हमेशा ब्रेक करने हैं, वेलोसिटी कभी ब्रेक करने नहीं है। तो जो वेलोसिटी के लाइन में एक्सीलरेशन आता है दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो परपेंडिकुलर दैट इज सेंट्रीपिटल। ऐसे तो करते हैं सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे आप देखते हैं एक बोलते हैं सर इधर AC है और एक इधर AT है, तो ये वेलोसिटी डायरेक्शन में होता है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो नंबर 18 कर रहे हैं।
ठीक सवाल है। इसमें बोला गया स्मूथ नैरो सेमी सर्कुलर ट्यूब कंटेन्स स्मॉल बॉल ऑफ मास m at stop as shown. System is initially at rest. Now ball is slightly pushed to the right such that the system start moving. If acceleration of tube just before the ball hits the floor. मतलब ये बॉल यहाँ पे नीचे की तरफ जब यहाँ पे पहुंचने वाली है उस टाइम पे इसका एक्सेलेरेशन कितना हो पूछा गया है। तो यार आप देखिए क्या होता है, पहले ही ऐसे आता है, फिर मतलब पहले इसके कांटेक्ट में रहता है इस सरफेस के, फिर एक थीटा के बाद में इसके कांटेक्ट में चला जाता है, ऐसा ही होता है आपके पास। तो आपको ये समझ में आ रहा है सर ये जो बॉल है आपके पास में इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा जब यहाँ पे गिरने वाला होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे इधर थोड़ी देर में फर्स्ट सरफेस से कांटेक्ट में रहता है, थोड़ा नीचे आने के बाद में वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो बाहर वाले के कांटेक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसे एन लग रहा होगा इसके पास, ठीक है जी। अगर यार इसके पास कुछ नॉर्मल लग रहा होगा जिसका कुछ एक्सीलरेशन होगा, इसका मास कुछ बताया है क्या आपको? मास ऑफ ट्यूब, इसका मास ट्यूब का मास है वो 2m। अब दोनों मूव कर रहे हैं तो हम एक सबसे पहले लिखते हैं n इज इक्वल टू 2m में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं, हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अब इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ऑफ एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ बॉल किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब। इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ है, इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ है a, तो सूडो इस तरफ लग जाएगा आपके पास में, एक तो सूडो लग जाएगा दैट इज m में, प्लस एक इसमें नॉर्मल लग रहा होगा, सही है, ये आएगा F2S। अच्छा इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब कितना है? √2gr आ जाएगा। अगर इसकी हाइट कुछ रेडियस कुछ r है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं सारी जो एनर्जी का चेंज होगा सारा इस बॉल के पास जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब इतना आ गया। अब आप इक्वेशन लिख दीजिए, अब आप क्या लिखेंगे इक्वेशन? ma प्लस n इज इक्वल टू mv²/r लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि n को क्या लिखा जा सकता है? 2m में, तो बच्चों यहां पे कितना बन गया? 3ma इज इक्वल टू m, इसकी वैल्यू आ गई 2gr डिवाइड बाय r। यहां से क्या हुआ? m से m साफ हो गया और कुछ कट रहा है क्या? r से r कट गया, तो a की वैल्यू कितनी है? 2g/3 आ गई, a की वैल्यू 2g/3। अच्छा इसने इसको किसके बराबर करा है? इसको करा है 4g/eta के बराबर करा है, तो यहां से अगर आप देखेंगे बच्चों तो eta कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर? तो सवाल सिंपल ही था, पर ये सोच पाना कि भाई साहब इसके रिस्पेक्ट में करना है कि क्या, तो कैलकुलेटिव नहीं है, वैसे सिंपल है सवाल, पर थॉट प्रोसेस सवाल में अच्छा है। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए इसको।